तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ऑल ओके, सब ठीक है। एक मिनट, सब ठीक है तो स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज कौन सा कलर लें? आज येलो, ऑरेंज लेते हैं। ये ऑरेंज है तो इसी को ऑरेंज बोलते हैं ना? हाँ, इसी को बोलते होंगे यार। चलो, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये देख रहे हो जितने भी पिंक कलर में है ना, सब के सब मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, और इनके बीच में आते हैं कुछ, ये होते हैं, ये सब है ना, ये सब आते हैं मेटलॉइड्स के अंदर में। हालांकि मेटलॉइड्स तुम्हारे चैप्टर में उतना कुछ खास है नहीं, बस इतना जान लो ये कुछ है: सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये सब हैं आपके मेटलॉइड्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो छोड़ो, उसके बारे में हम लोग को जानना नहीं है, सिंपली जान लो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है जो, एल्यूमिनियम, ये सब जितने भी हैं, गैलियम, ये सब के सब हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नॉन मेटल्स जो है ना बहुत कम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जितने भी है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सब के सब नॉन मेटल्स हैं। बट नॉन मेटल्स थोड़ा सा कम होते हैं हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके बारे में तो नहीं जानना है अपने को, बस इसके बारे में जान लेना, अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, ली, ना, के, रब, कैसे, फ्रेंड। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेंसियम। तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, ये तीन ठो याद रखना। ठीक है, जो क्या आएगा, लिथियम, पोटासियम और कैल्शियम, ये सॉरी लिथियम, पोटासियम और लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, ये इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे कौन कौन सा, भी बहुत सारी चीज पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें यूज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मेटल। ठीक है, और ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये जितने भी है ना, ये अल्कलाइन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी मेटल्स के, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर ये यूज होगा। इसलिए तुमको बोला ये तीन ठो याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, नॉर्मली तो हम लोग ऐसे बोले बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग तो छोड़ ही दो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा होता है, हार्ड होता है, इसका सरफेस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, लस्टर मतलब कि साइनिज अपीयरेंस। ठीक है, बहुत मतलब कि इसका जो सरफेस होता है, अगर थोड़ा सा घिस दो तो चमकता है बहुत, ये सब चीज इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ के सब एक्सेप्ट वन, जो कि है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड अराउंड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे जो है रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, मर्क्यूरी को छोड़ के, विच इज लिक्विड, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब लस्टर जो बोलते हैं, लस्टर मतलब क्या था, साइनी अपीयरेंस, उसका जो सरफेस रहता है मेटल्स का वो साइन करता है। ठीक है, देख लो मोस्टली जब सबका सब साइन कर रहे हैं ना, है ना, सब मेटल्स हैं। ठीक है, सबके सब मोस्टली साइन करते हैं। मेटल्स हैव अ मेटेलिक लस्टर, दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर पॉलिश्ड सरफेस। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड साइनी, आर साइनी। तो देख रहे हो ये जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, देख रहे हो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लोग, पता चल रहा है, चमक रहे जो, वही चमकने को ही लाइट रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है मेलिएबिलिटी। मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि वो चपटा होता है, बहुत चपटा, सबसे ज्यादा बोल सकते हो एक टाइप से गोल्ड। उनका गोल्ड का बहुत इतना मतलब कि पतला पतला इसका सीड बन सकता है कि कितना, तो बहुत ज्यादा पतला, हद से ज्यादा पतला, सबसे ज्यादा पतला बोल सकते हो। ठीक है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, उसको ब्रेक के बिना, तोड़े बिना उसको बहुत पतला पतला कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, लंबा करना, खींच सकते हो कितना लंबा, देख सकते हो आपके घर में जो तार वगैरह रहते हैं। ठीक है, कॉपर के, तुम्हारा
एल्यूमिनियम बोलते हैं ना उसको, एल्यूमिनियम नहीं होगा, कॉपर का मिले याद रखो ना यार, छोड़ो ना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, एग्जांपल गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंडक्टिंग मेटल जो होता है वो सिल्वर का होता है, ठीक है ना। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कॉपर तो कंफर्म है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख नहीं, छोड़ो उसको, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो होता है गोल्ड, सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, सबसे ज्यादा एक टाइप से ये भी होता है, क्या बोलते हैं, मेलिएबल भी होता है। चलो आगे देखते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस तो पता ही बाबा, सबसे ज्यादा हार्ड होता है मेटल, ठीक है। बट कुछ होते हैं, सबसे ज्यादा तो नहीं, कुछ है जैसे कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, जैसे कि डायमंड, वो सब मोस्ट हार्डेस्ट रहता है, बट उसके बारे में नहीं जाएंगे। बट सब के सब हार्डेस्ट होते हैं, मेटल्स जो होते हैं हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, सबके सब बहुत हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट ये तीन, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ठीक है। मेनली इन दोनों को बोला जाता है, ये इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इनको, सॉरी पतले बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड बट अल्काली मेटल, अल्काली मेटल जो नहीं बोला सबसे पहले स्टार्टिंग अल्काली मेटल, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका डेंसिटी भी कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। डेंसिटी जानते हो ना, है ना, चलो ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी जो होता है मोस्ट ऑफ द मेटल का डेंसिटी जो होता है बहुत हाई रहता है। एक्सेप्शंस बोल दो, सोडियम एंड पोटासियम हैव लो डेंसिटी, ठीक है। बाकी सबके सब आयरन, कॉपर, लीड जितने भी हैं सबके सब हाई डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका, ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें गैलियम एंड कैल्शियम, वो हाथ में भी पिघल जाते हैं, गैलियम और कैल्शियम, नाम से पता ना, गैलियम गल जाता है ना। कैल्शियम जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत जल्दी पिघल जाता है, ठीक है। दे मेल्ट इन हैंड टू। कंडक्टिविटी, वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल्स देख लो, तुम्हारा सिल्वर एंड कॉपर, सबसे ज्यादा याद रखना कंडक्टिंग करंट का जो कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर का होता है। तो बोलोगे तुम लोग कि घर में जो तार यूज करते हैं वो सिल्वर का क्यों नहीं करते, बेटा महंगा बहुत आता है ना, चांदी खरीद के तार बना पाओगे, जो रईस लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। और इसमें भी एक्सेप्शन है, लीड एंड मर्क्यूरी, लेड एंड मर्क्यूरी जो कि कम कंडक्टिंग होता है हीट का, हीट का भी बोल सकते हो और तुम्हारा इसका भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब होता है, कोई मेटल देखे ना, घंटी देखे ना, रिंग, ठीक है, जब उसको बजाते हैं तो साउंड निकलता है ना, वही होता है उसका प्रॉपर्टी, सोनोरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी, ठीक है। जब उसको, जो कोई भी मेटल है उसको जब तुम बजाओगे, दूसरा मेटल से टकराओगे तो साउंड निकलता है, उसी को बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं तुम लोगों का नॉन मेटल्स में। देखो नॉन मेटल्स का ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल, बहुत कम होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ये जो होते हैं ना मोस्टली सॉलिड रहेंगे या फिर गैसेस रहेंगे, लिक्विड में नहीं रहते, सिर्फ एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन ही है जो कि लिक्विड में पाया जाता है, बाकी सब के सब तुम्हारा गैस में रहेंगे ना तो सॉलिड में रहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन जानते हो गैस रहता है, कार्बन जानते हो वो भी गैस रहता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हालांकि उसके एलोट्रोप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और भी बहुत सारे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मेनली बोलोगे, सॉरी कार्बन गैस में भी बोल सकते हो जो, लेकिन सॉलिड रहता है मोस्टली, सॉरी मैं गैस बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रहता है ना, वो सॉलिड में रहता है। चलो हाइड्रोजन भी गैस में रहता है। तो देखो यहां तक हो गया तुम लोग का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अब साइंटिस्ट आए, केमिस्ट आए, अब बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अलग अलग कर देते हैं। बेटा अभी हम लोग स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल देखे ना, नॉन मेटल्स और मेटल्स अलग अलग हैं, संगे संग थोड़ी बन गया था, वो बहुत टाइम लगा था उसको भी बनाने में, कौन सा मेटल्स होंगे कौन सा नॉन मेटल्स होंगे, किसका प्रॉपर्टीज मेटेलिक होगा किसका प्रॉपर्टीज नॉन मेटेलिक होगा। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखे, बोले अलग अलग करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आया। कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आया देखो, देखा गया ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। मेटल्स जो है सब सॉलिड स्टेट में दिखे, लेकिन मर्क्यूरी जो लिक्विड में दिख गया, तो मेटल को कैसे अलग करें, ठीक है। उसके साथ साथ आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है, मतलब कि तुम्हारा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकीले नहीं होते, है ना,
फोटो लगाना भूल गया, छोड़ो। चमकीले नहीं होते हैं, सिंपल सा कार्बन, कोयला देखियो ना, वो भी कार्बन ही है ना, प्योर कार्बन है एक टाइप से, वो कोयला है ना, वो चमकता है क्या? नहीं चमकता है ना। ऐसे ही बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं जो कि चमकते नहीं है, ठीक है। बट आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो कि चमकता है, ऐसा दिखता है, देखो आयोडीन। तो फिर इसको कैसे लस्टर्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग नहीं कर सकते। फिर देखा गया कि मेटल्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, बट कार्बन के जब एलोट्रोप्स को देखे हम लोग, कार्बन के एलोट्रोप्स को हम लोग देखे, जो कि है डायमंड, तुम्हारा ग्राफाइट, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखे, ठीक है, बहुत सारे मेटल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखे, है ना। तो बोले आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो फिर अल्कली मेटल्स देखे, अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है। मेटल्स क्या स्ट्रांग होते हैं ना, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, उनको ज्यादा आसानी से आप काटना तो छोड़, तोड़ भी नहीं सकते हो, है ना। बट यहां पे देखा कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उसको नाइफ से भी काट सकते हैं हम लोग। तो इसमें कैसे अलग अलग करें, दोनों को डिवाइड कैसे करें, मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको कैसे अलग अलग डिवाइड करें, नहीं कर पाए। तब फिर आया केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो, किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या देता है, वही हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर हम लोग देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते, एज देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, ठीक है। बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोगों को देखने को मिला, किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। फिर एलिमेंट्स को हम लोग उस एलिमेंट्स का रिएक्शंस वगैरह करवाए, हम लोग रिएक्शंस करवाए। फिर देखे मेटल्स जो होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज, मतलब कि मेटल्स जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं। नॉन मेटल्स जो है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं। मेनली ऑक्साइड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करवाए, ऑक्सीजन के साथ मेनली रिएक्शंस करवाए, ठीक है। जैसे कि देखिए एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखना। मोस्ट नॉन मेटल्स, है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल रहेगा एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एसिडिक सॉरी, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। अब मेटल जो रहता है बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन याद करने के लिए, नॉन मेटल्स एसिडिक, मेटल्स बेसिक, 5 6 ज्यादा, चलो ठीक है, छोड़ो। याद रखना नॉन मेटल्स जो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और मेटल्स जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड देंगे, नॉन मेटल जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो रिएक्शंस वगैरह कुछ कुछ करवाते हैं हम लोग इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब मेटल का हम लोग कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, उसको रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन कराने के बाद वो क्या क्या मिलता है वही सब चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन द एयर। जब भी बर्न का बात आएगा ना, याद रखना उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ही वो प्रॉपर्टी जो है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी एक टाइप से शो करेगा वो रिएक्शन, ठीक है। वो पूरा का पूरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है एक टाइप से, ठीक है। मेनली अलग अलग भी हो सकता है, बट मेनली हम लोग ऑक्सीडेशन मानते हैं उसको। बहुत सारा जगह में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत कॉमन, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन में, मतलब कि हवा में रहता है ना ऑक्सीजन, एयर में, ठीक है, बर्न करेंगे तो क्या होगा, हवा का जो ऑक्सीजन रहता है कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। यही है तुम लोगों का ऑक्सीडेशन। यहां पर बोला है बर्निंग, लेकिन ये हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। मोस्ट मेटल जो होते हैं कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। जब भी हम लोग ऑक्सीजन को बर्न करेंगे, सॉरी किसी भी मेटल को बर्न करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। देखो ये दिख रहा है कॉपर, ये कॉपर वायर है ना, ये कॉपर वायर है। तो लोग जब उसको जलाते हो तो देखते हो काला काला हो जाता है, वो काला काला क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है ना। ये काला काला जो है ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन जाके चिपक जाता है उसमें, एक टाइप से ऑक्साइड बना जाता है, ठीक है। रिएक्शन कैसा होगा, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu2, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO2, ठीक है। कॉपर और कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देख लो एल्यूमिनियम रहेगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बेसिस आर बेसिस इन नेचर, बेसिक हो गई वाला, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, हैंस कॉल्ड एम्फिटेरिक ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड तो मेनली तुम लोगों का बेसिक नेचर का ही होता है, हम लोग देखे थे अभी। मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि तुम्हारा जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो मतलब कि ये दोनों प्रॉपर्टीज हो, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब जो हैं दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है दोनों, एसिड और बेस प्रॉपर्टी दोनों से शो करेगा, ठीक है। एसिड मतलब होता है एसिड, बेस मतलब होता है बेस, एम्फोटेरिक मतलब होता है एसिड और बेस का दोनों का मिक्सचर, ठीक है। वो ऑक्साइड भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है, आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में, क्वेश्चन वगैरह है उसके बारे में, ठीक है। कौन सा एसिडिक कौन सा एम्फोटेरिक मेटल है, कौन सा बेसिक मेटल है, कौन सा एसिडिक मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा Al2 प्लस 6HCl, यहां पर क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पे जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर शो करेगा और क्या देगा, न्यूट्रल सल्ट देगा और वाटर देगा। हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग एसिड और बेस में, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सल्ट देता है और वाटर देता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। सेम केस जब वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड दूसरा एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एक सल्ट देगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोलो या फिर जिंक ऑक्साइड को बोलो, हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग को ये सब चीज पता चला, ऐसे तो थोड़ी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज, ठीक है। देखो मोस्ट मेटल जो होते हैं देखे होगे वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। देखो कॉपर ही देख लो, आयरन ही देख लो, और वाटर में डालो क्या सॉल्युबल होगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, मिक्स होता है क्या उसमें, नहीं ना, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर उसको निकालो जैसे का वैसा, ठीक है। बट कुछ हैं जैसे कि तुम्हारा हो गया सोडियम ऑक्साइड, अच्छा मोस्ट मेटल ऑक्साइड बोला, सॉरी मेटल ऑक्साइड के बारे में बात किया, मेटल भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। हालांकि फिर उसमें बोलोगे कि मॉइस्चर आता है, ऑक्सीजन आता है तो जंग लग जाता है, वो सब अलग चीज़ है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट मेटल ऑक्साइड्स कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी देखो, अब मान लो यही एक मेटल ऑक्साइड है, अब इसको पानी में डालो तो क्या रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा ना, है ना। बट वही अगर सोडियम ऑक्साइड हुआ या फिर पोटेशियम ऑक्साइड हुआ, उनको अगर पानी में डालते हो तो वो रिएक्ट करते हैं, है ना। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे तुम लोगों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। वही बोला है मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज, ठीक है। अल्कलाइज फॉर्म कर रहे हैं ना, ये क्या है, बेसिस है, बेस बोलते हैं ना इसको, अल्कलाइज, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइज, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्कलाइज बनाते हैं, यानी कि बेस बनाते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन की तरफ क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो सब देखेंगे। सबसे पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, है ना, बर्न्स वाइगरसली, मतलब कि बहुत जैसे ही उनको ना पानी में देखे ना, पानी में डुबा के रखे हुए थे, पानी में था, हालांकि वो केरोसिन वगैरह रहता है, पानी नहीं रहता है, सॉल्वेंट वगैरह जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उससे जैसे वो निकालोगे, हवा में निकालोगे कि वो पूरा जल जाएगा,
ठीक है, निकालते साथ ही जल जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स बर्न्स वाइगोरसली, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए उनको बहुत ज्यादा, जैसे ही उनको हवा बाहर निकालोगे वो भयानक जल जाएगा, पूरा सडनली पूरा जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उनको केरोसिन वगैरह में डुबा के रखते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि तुम घर में पेंट मारते हो ना, घर के दीवार में तो छोड़ो, लोहा वगैरह जो रहता है तुम्हारे घर में, आयरन का जो भी सामान वगैरह रहेगा, जो भी गेट वगैरह रहेगा या कोई भी रहेगा ना, उसको आयरन को हम लोग क्या ना पेंट कर देते हैं। क्यों? वो एक ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, एक्स्ट्रा ऑक्साइड लेयर उसमें चढ़ा दिए ताकि उसमें जंग ना लग सके, रस्टिंग ना हो आयरन का, ठीक है। और भी बहुत सारे मेटल होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर, जितने भी हैं उन सब में भी पेंट वगैरह करते हैं, फिर अलग अलग टाइप से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट में तुम्हारा देखोगे एलॉयज वगैरह बनाते हैं, गाल्वनाइजेशन करते हैं, और भी बहुत सारा प्रोटेक्टिव मतलब कि प्रोटेक्शन का रहता है काम, ठीक है। मेनली यहाँ ऑक्साइड का प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं, वही है तुम लोगों का पेंटिंग, है ना। दीवारों का बात नहीं कर रहा हूं, लोहे या फिर किसी भी मेटल के बात कर रहा हूं, ठीक है। सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। दिस लेयर प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। आयरन, जिंक तुम्हारा और क्या, एल्यूमिनियम, ये सब का ऊपर में एक ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो दोबारा ऑक्सीडेशन ना करे, ठीक है। ऑक्सीडेशन करेगा तो रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा। आयरन में रस्टिंग होता है, बाकी सबका सब एक कोरोजन ही है। कोरोजन का मतलब होता है मतलब कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, धीरे 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 डिग्रेड हो रहा है वो, ठीक है। फिर अब हीटिंग में देखेंगे, अब आयरन को हीट करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं होने वाला बाबू, बहुत से बहुत थोड़ा मोड़ा काला हो जाएगा, लेकिन कुछ असर नहीं होता उसमें, ठीक है। उतना कुछ खास जलता वलता नहीं है, बट आयरन का फ्लेमिंग्स आता है, ठीक है। आयरन फीलिंग्स आता है, सॉरी फीलिंग्स बोला, फ्लेमिंग्स, फीलिंग्स होगा, ठीक है। आयरन फीलिंग्स देखो, इसे बारूद जैसा चलेगा, ये बारूद देखे हो, बारूद, छुरछुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रैकर्स, पटाखे जो रहते हैं उसमें जैसे जलते हैं ना वैसे जलेगा, ठीक है। आयरन फीलिंग्स। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट कोटेड विथ अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। देखो ये वाला कॉपर जो है हीटने गर्म करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा काला हो जाता है, वो जो काला है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, है ना। और सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसको जितना भी जला लो, जितना भी कर लो, वो ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, वो ऑक्सीडेशन करते ही नहीं है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर में भी वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि मेटल जो होगा वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर के साथ कैसा कैसा रिएक्ट करेगा, देख भाई, सबसे पहला गोल्ड और सिल्वर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर का तो नहीं, गोल्ड को पक्का रिएक्ट नहीं करता। अब देखेंगे अभी, ठीक है। मेटल प्लस वाटर जो होता है, मेटल ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन देगा, है ना। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है। वाटर के साथ करेंगे तो फिर वो मेटल ऑक्साइड ही देगा, बस वाटर में क्या रहता है, वाटर में रहता है H2O। अभी तक हम लोग देख रहे थे मेटल रहता था प्लस ऑक्सीजन रहेगा तो मेटल ऑक्साइड, है ना। अब मेटल रहेगा प्लस H2O दे दो तो क्या, फिर उसका काम है वो ऑक्सीजन लेगा बाबू, साथ में जो है वो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन ऑक्सीजन तो वो लेगा, कौन, मेटल, तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, बचा जो हाइड्रोजन उसको छोड़ देगा, H2 निकल ले, पहली फुर्सत में निकल ले बोलेगा उसको तू, है ना। तो मेटल जो है वाटर के साथ ऐड होगा और मेटल ऑक्साइड बना देगा, प्लस में हाइड्रोजन जो रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। वही मेटल ऑक्साइड अगर फिर से वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों, मेटल ऑक्साइड कौन सा रहता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड शो करता है बेसिक नेचर, है ना, और नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो बेसिस क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो वही वाटर के साथ फिर से अगर रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो वही बोला है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट एंड फर्दर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे के सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा, है ना, अभी हम लोग देखे थे ना थोड़ा देर पहले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, छोड़ो रहने दो। अब देखते हैं कौन कौन सा मेटल कैसे कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, रिएक्ट इवन विद द कोल्ड वाटर। ठीक है, ये सब जो होते हैं कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ भी आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल पानी बोलो, ठीक है, आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको, आराम से वो लोग रिएक्ट कर लेंगे। द रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटासियम विथ वाटर इज सो वायलेंट। ठीक है, वाटर के साथ डालो संगे संग वो रिएक्ट कर देंगे। एंड एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, दैट दे इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। मतलब कि देखो इसका ना यूट्यूब में तुम देखोगे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखाता है, सोडियम को या पोटासियम को पानी में फेंका, ब्लास्ट कर जाता है पानी में, ऐसा ऐसा रिएक्शन दिखाता है। ठीक है ना, यूट्यूब में बहुत सारा है, इसका देख लेना अगर तुम देखोगे तो ये सब जो होते हैं ना हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, पानी में जाते साथ वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बोलते हैं ब्लास्ट कैसे होते हैं, हाइड्रोजन जब पानी में गया, वो जैसे पानी के साथ रिएक्ट किया, वो क्या मिला, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो हीट, इस रिएक्शन के थ्रू हीट तो निकल ही रहा है, अब जो हाइड्रोजन है वो पूरा मतलब कि पूरा आग पकड़ लेता है और ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है हम लोगों को कि हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा जैसे ही निकलता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और ये जो रिएक्शन होता है हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग ये जो है रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये कैल्शियम जो है ये भी रिएक्ट करता है ठंडा पानी के साथ, ये भी रिएक्ट करता है, बट ये इतना भयानक टाइप का एक्सोथर्मिक नेचर का नहीं होता है, इतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता कि जो हाइड्रोजन है वो हीट कैप्चर कर सके, मतलब कि जल सके। ये क्या कर रहे थे, हीट को कैच कर ले रहे थे, इमीडिएटली कैचेस फायर, फायर इमीडिएट मतलब कि आग पकड़ लेता था, संगे संग इसका हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता था, बट इसका हाइड्रोजन में उतना जल्दी आग नहीं पकड़ता। क्यों, इसमें इतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होता। ठीक है, कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स of hydrogen gas formed stick to the surface of the material। ठीक है, मतलब कि कैल्शियम जो होता है ना वो पानी में जैसे डालोगे ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, क्यों, जो हाइड्रोजन गैस रहता है उसका सरफेस में चिपक जाता है, किसका, कैल्शियम का, मेटल का। ठीक है, उसका सरफेस में चिपक जाएगा। अब सरफेस में चिपक जाएगा, गैस चिपका हुआ है, तो ऑब्वियसली वो गैस क्या है, पानी के ऊपर तैरता है, पानी के नीचे से गैस जाएगा नहीं ना, गैस हमेशा ऊपर जाएगा। तो इसीलिए जब सरफेस में चिपका हुआ है उसका कैल्शियम का, मेटल का, तो उसको पानी के ऊपर में तैराते रहता है। ठीक है, समझ में आया। चलो ये हो गया तुम लोगों का कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम के बीच का रिएक्शन, पानी के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, लिखना है, एक बार पूरा मिटा देता हूं, लिख लो इसको। हाँ तो ऐसे लिख ही लोगे यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर और स्टीम। ये जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि तुम्हारा जो है ये मैग्नीशियम विथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बाकी जितने भी हैं वो स्टीम के साथ ही ओनली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, बाकी सब स्टीम के साथ। जैसे कि एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, और हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज करेगा। आयरन वो भी रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड, और वो भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। और लास्ट वाले जो होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। भाई मेरे को कोई मतलब ही नहीं, भाई तुम जो करो, मैं अपने रहेगा मस्ती में, है ना। जैसे कि हो गया कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं ना, हाँ लेड बोलते हैं, AgAu, सिल्वर, Au गोल्ड, है ना। What happens when metal react with acid? अब देखो मेटल जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है तुम्हारा बेसिक नेचर का होता है। मेटल जो होता है कुछ कुछ एसिडिक नेचर का होता है, कुछ कुछ, भाई पूरा कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीटली एसिड नेचर का एसिड नेचर शो करता तो वो सल्ट और वाटर देता, एसिड के साथ अगर वो करता है तो।
ठीक है, नॉर्मली ऐसे याद रखने के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूं, मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और सल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, बहुत जगह तुम लोग देखोगे रिएक्ट करता है जो पानी भी देता है। ठीक है, छोड़ो, फिलहाल इसको याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे याद रखना, मेटल जो है तुम्हारा, मेटल ऑक्साइड जो रहता है वो कौन सा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है ना। तो मेटल भी सोच लो बेसिक नेचर का होगा, है ना, और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, एक मिनट रुको, तो मेटल था ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड नेचर। ठीक है, मेटल जो होगा तुम्हारा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, मेटल जो है इसको ऐसे याद रखना, ये है तुम्हारा बेसिक नेचर का, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक रहेगा ताकि मेटल और एसिड मिल के देंगे सल्ट। क्यों? हम लोगों का पता है बेस और एसिड दोनों मिलते हैं जब एक सल्ट देगा और वाटर देगा। ठीक है, एसिड और बेस, कोई भी दो एसिड और बेस मिलते हैं तो सल्ट और वाटर देते हैं। बट यहां पर ये पूरा का पूरा नहीं है, ये आधा एसिडिक है ना, सॉरी बेसिक, आधा बेसिक है। अगर इसमें ऑक्साइड मिल जाता तब ये कंप्लीटली बेसिक नेचर शो करता। ठीक है, तब ये बेसिक और एसिड मिलके देते सल्ट एंड वाटर। बट यहां पे सिर्फ मेटल है, तो इमेजिन करना इसको ऐसा कि ये तुम्हारा बेसिक नेचर शो करेगा कुछ कुछ, पूरा नहीं। इसको इमेजिन करना, ये सच नहीं है पूरा। ठीक है, इमेजिन करना कि ये बेसिक नेचर शो करेगा जो कि एसिड के साथ मिलके सल्ट देगा, बस वाटर नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना। वही जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो मेटल ऑक्साइड कंप्लीटली वाटर दे सकता है बाबू। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, सल्ट और हाइड्रोजन देगा। बट इसमें कुछ स्पेशल केस, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज, जो भी दिखेगा उसको पकड़ लेगा, बेटा आज चल ऑक्सीडाइज हो जा। ऑक्सीडाइज मतलब जानते हो, तो ऑक्सीजन चिपका देगा उसमें, है ना। तो ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। कौन? नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है, किसी को भी देखेगा पकड़ेगा, बेटा चल ऑक्सीडाइज हो जा, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, है ना। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब उसमें ऑक्सीजन चिपका देगा। तो ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें जब हाइड्रोजन गैस मिलता है ना, उसको भी पकड़ता है और ऑक्सीजन चिपका देता है उसमें। अब ऑक्सीजन चिपका दे तो वो बन गया वाटर, है ना। वही नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट डज नॉट नॉर्मली रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये नॉर्मली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू द वाटर। ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन मिलता है उसमें वो ऑक्सीजन मिला देता है और उसको वाटर बना देता है। बट कुछ स्पेशल केस है, लाइक हाईली डाइल्यूटेड HNO3। ठीक है, हाईली डाइल्यूटेड रहेगा मतलब कि उसका ज्यादा पावर नहीं रहेगा, HNO3 का पावर बहुत कम हो जाएगा, है ना, कि उसमें पानी मिला दिया बहुत ज्यादा। तो मैं प्रोड्यूस H2 गैस विथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। जब उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला देंगे वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, तब में भी आप उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, समझ में आया? इंस्टेड इट गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, मतलब कि वो हाइड्रोजन नहीं देके N2O, NO और NO2 देता है। कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड HNO3। चलो, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये रिएक्टिविटी है, हालांकि पूरा रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग याद करोगे अभी। ठीक है, चलो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट बिकॉज बिलो हाइड्रोजन इन सीरीज। ठीक है, ये लोग बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो रिएक्टिव नहीं होते ज्यादा, इसलिए ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते भाई, सॉरी एसिड के साथ। ठीक है, विथ एसिड। चलो, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सल्ट्स। ठीक है, अब दूसरा का मेटल सल्ट, मतलब कि एक मेटल है किसी और मेटल सल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो कैसे करता है। सिंपल सा है, इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, वो दूसरा मेटल को हटा के खुद में आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे मेटल ए है, बहुत रिएक्टिव होगा बेटा। अब सल्ट सॉल्यूशन में क्या, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है ना। तो इसका मेटल को, बी का मेटल को हटा देगा और खुद घुस जाएगा, सल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा ये, है ना। और बी एक ठो मेटल बेचारा अलग से रह जाएगा। जैसे कि तुम्हारा NaCl होता है,
NaCl, Na जो है वो क्या है, मेटल है ना, तो कुछ दूसरा एक रिएक्टिव आएगा, इसको हटा देगा, मान लो A आ गया इधर, ACl बन गया, प्लस अब ये Na जो है वो इधर आ जाएगा। समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन दिख रहा है? चलो उसको अच्छे से कर देता हूं। मान लो NaCl, ये क्या है, सल्ट है ना, प्लस हम किसी भी एक मेटल के साथ करेंगे रिएक्शन, जो कि दूसरा मेटल होगा A। ठीक है, जब इसका रिएक्शन किए तो ये A जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है, जो देखना जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उसी के साथ करेगा, ऐसे किसी के साथ नहीं कर लेगा। हालांकि Na जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके साथ हटाएगा नहीं। मैं दूसरा सल्ट का नाम याद नहीं आ रहा, जो याद आ रहा है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। Na से ज्यादा रिएक्टिव कोई होता नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि Na को कोई हटा सके, बट इमेजिन करो इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, A क्या होगा, Na को हटा देगा और ACl बना देगा, प्लस Na एक ठो मेटल अलग से कर देगा। ये हो गया तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जानते हैं, देख रहे हो। अच्छा, Na से ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम है लीना के रब कैसे फ्रेंड, पोटेशियम के ऊपर लीना, लेकिन उससे ज्यादा रिएक्टिविटी लीना से, मतलब कि लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। चलो, आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। अच्छा, मतलब कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए, बहुत सारा अलग अलग एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए होंगे, है ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब वो लोग निकाले कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नहीं। ठीक है, नहीं तो ऐसे बोलते तो मतलब कि हे ली ना के रब। ठीक है, हे ली ना के रब, ना के रब, सोडियम ऊपर रहता है, पोटेशियम नीचे रहता है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन टाइप पे रहेगा। छोड़ो, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे याद रखो, है ना। मेनली इसको पकड़ देना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के ऊपर अलग रहेंगे, हाइड्रोजन के नीचे लो रिएक्टिव एटम मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ये हो गया, हाइड्रोजन बीच में आ गया। ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव के जो होते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, ये तीन तो ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों को। प्लैटिनम जो गोल्ड से भी महंगा होता है ना, गोल्ड, सिल्वर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये तीन तो याद है। ठीक है, मर्क्यूरी और कॉपर, जो कॉपर जो वायर के में से यूज होता है, और मर्क्यूरी तुम लोगों का जो सबसे क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में जो रहता है ना मेटल, उसको बोलते हैं मर्क्यूरी। ये पांच तो याद हो गया। ऊपर में सोडियम और पोटेशियम ऐसी तुम लोगों को याद हो जाएगी, बहुत जगह यूज होगा। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, देख रहे हो ना, स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं हम लोग, हाईली रिएक्टिव होता है। ये दो भी याद हो गया तुम लोगों को। ठीक है, रिएक्टिव बोलते सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। और नीचे का जो नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, जो कॉस्टली मेटल्स है, लाइक तुम लोगों का गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, तीन हो गया। HG तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और कॉपर एक जो तार रहता है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी ऐसे देखते देखते याद हो जाएगा तुमको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे, मेटल्स को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, वाटर के साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ रिएक्ट करें, ऑक्सीडेशन करवाए ना, एक टाइप से वही हुआ ना। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, क्या होता है। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, उनके वो लोग जो होते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स जो होता है उसको एक या दो, बहुत से बहुत तीन इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लाइक वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। जैसे कि देखो मेटल ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब दोनों में आयंस क्रिएट होता है, आयनिक बॉन्ड, मतलब कि आयंस क्रिएट होंगे, फिर दोनों जब चिपकेंगे तब आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड्स।
ठीक है, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग कार्बन का, ठीक है, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे, देखो अब सोडियम का जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ठो रहता है, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, 8 है और 1। अगर उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है जो कि स्टेबल रहता है, ठीक है, 2 8 8 रहता है ना, तो 2 और 8 वो अगर एक ठो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो वो 2 और 8 में आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आ जाएगा तो वो स्टेबल हो गया, है ना, तो वो बेचारा चाहेगा ना कि मैं स्टेबल रहूं और Na+ बन जाएगा। वैसे ही Cl- उसके पास 7 ठो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, उसको एक ठो और चाहिए, तो एक ठो और इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा Cl-, है ना, इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि उसके पास एक ठो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए उसमें माइनस लगा देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक ठो चला गया तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर रहते हैं, तो एक चला गया तो एक्स्ट्रा एक ठो पॉजिटिव चार्ज उसमें बच गया, है ना, तो इसमें Na+ बच गया। तो ऐसे करके ये बन गया कैटायन, ठीक है, और ये बन गया एनायन, दोनों को बोलते हैं आयंस, ठीक है, आयंस बन गए। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, मतलब कि एक दूसरे के सामने आएंगे, तो बन जाएगा तुम लोगों का क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, ठीक है, नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयंस बन जाएगा, जिसको हम एनायन बोलते हैं। देन अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ स्टेबल आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे करके वो लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देख लो, दिया हुआ है तुम लोगों का, यही तो है ना, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर एक ठो एक्स्ट्रा चार्ज है, यहाँ पर एक ठो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 6 ठो दिया हुआ यार, 7 ठो रहना चाहिए, 2 2 4 6 7, इसका आउटर मोस्ट में 7 होना चाहिए, ये मान लो ऐसा करके रहेगा, ऐसा 2 ठो इधर भी रहेगा, ठीक है, 8 होगा टोटल, ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक ठो नहीं रहेगा, तो इधर एक ठो आ जाएगा तो बन जाएगा ऐसा, छोड़ो इधर तो समझा दिया आप लोगों को, ठीक है, इतना जान लो, दोनों जब मिल जाएंगे Na+ और Cl- न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, ये अपना एक ठो इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, कौन, नाइट्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलो, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है, sodium and chloride ions begin oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist a sodium chloride, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक strong electrostatic force of attraction बोलते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो बंधे रहते हैं ना, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन रहेंगे, जिसमें भी देखना नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है ना, उसका बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, तुम्हारा फिजिक्स में भी पढ़ोगे तुम लोगों का चैप्टर में है कि नहीं पता नहीं, हायर स्टडीज में है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, सोडियम क्लोराइड को बोल सकते हैं मॉलिक्यूल नहीं है, बट ऑपोजिटली चार्ज आयंस के साथ बंधे हुए रहते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, और क्या। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉलिड्स का जैसे देख रहे थे ना, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, वैसे ये अब इसका फिजिकल, आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसा होता है इन लोगों का, सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन नेचर रहेगा, है ना, NaCl क्या, नमक देखे हो ना, NaCl घर में जो नमक रहता है वही तो है ये, ठीक है, सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन नेचर रहेगा, आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं इसको,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा ना, इसीलिए इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड का मतलब कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ताकि उसका बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत आराम से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, है ना, सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट होता है। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल और अल्कोहल, इन सब में मतलब केरोसिन हुआ, पेट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें वो आसानी से नहीं मिलता, मिलता ही नहीं, एक टाइप से सोच लो, है ना। डाल के देखना, एक पेट्रोल रहेगा उसमें नमक डालना, देखना तो भूलता है क्या, डाल के देखो एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो, नॉर्मली ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, जब वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो नॉर्मली रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है, बट जब वो मोल्टेन स्टेट में हो जाते हैं या फिर पानी में मिक्स हो जाते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, जब वो सॉलिड रहेंगे ना तो उनके आयंस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चिपके हुए रहते हैं, है ना, एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं। क्यों, उनमें एक फोर्स होता है जिसको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांगली उन लोगों को पकड़ के रखता है, बट जब वो मोल्टेन स्टेट में हो जाता है तो वो लोग फ्री हो जाते हैं। अब उनके पास जो आयंस है वो फ्री हैं, वो मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है, जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं या फिर आयंस जब मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, नहीं तो कंडक्ट नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगा जब उसमें मूवमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स का या तो आयंस का। ठीक है, इसीलिए जब वो पानी में मूव करते हैं, सॉरी पानी में जाते हैं तो डाइल्यूट हो जाएंगे, मतलब कि ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, आयंस उनके फ्री हो जाते हैं, या फिर उनको मोल्टेड स्टेट में यानी कि उसको गर्म करके पूरा पिघला देते हैं, तब उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, आयंस आर नॉट फ्री, आयंस उसमें फ्री नहीं होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वा स्टेट एज आयंस बिकम फ्री टू मूव, आयंस उस वक्त फ्री हो जाते हैं, अब वो मूव कर सकते हैं, तब वो कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोरोजन देखेंगे हम लोग, नहीं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अभी तक जो था हम लोगों का रिएक्शन फिक्शन देख लिया हम लोग, अब हम लोग एक्सट्रैक्शन वगैरह देखेंगे। ठीक है, मेटल्स कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसे नहीं, वहाँ देखो वहाँ लोहा पड़ा हुआ है उठा लो हो गया, वहाँ पर सोना पड़ा है उठा लो, ऐसा नहीं होता बाबू। सोना तो मिल भी जाता है ऐसा माइनिंग फाइनिंग से, ऐसा पड़ा हुआ तो नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। ठीक है, बट मेटल्स जो होते हैं ना मोस्टली फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट किए हुए रहते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव रहते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत सारे, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते। जो रिएक्टिव नहीं होते हैं वो आराम से आप लोग को फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे, बट जो हाईली रिएक्टिव रहते हैं वो किसी न किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। चलो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या क्या रहते हैं। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, अब मेटल कैसे हम लोगों को मिलता है। द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट में, अर्थ के नीचे मतलब कि हमारे धरती के नीचे में जितने भी रहते हैं, मेटल्स हो या जो भी हैं, ठीक है, उसको हम लोग मेनली बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, जो भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो भी मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, वही मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं ओर्स। अब देखो, हर मिनरल और नहीं बोल सकते हम लोग, कैसे, और होगा भी और बोल भी सकते हैं, बट हम लोग को हर मिनरल्स से हम लोग को ये नहीं मिलता ना, मेटल्स जो हम लोग को रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक एक मान लो आयरन को ओर है बड़ा सा, ठीक है, और उसमें जितना चाहे हम लोग आयरन, मतलब कि इतना बड़ा आयरन है और इतना सा उसमें इंप्योरिटीज है, बाकी आयरन है, उससे हम लोग आयरन निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को आयरन चाहिए क्योंकि मैं आयरन निकाल लूंगा उससे। अब इतना सा और है, इतनों से आयरन है, इतना सारा इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी मतलब बहुत सारा अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे उसमें। ठीक है, अब उसमें मैं आयरन निकालूंगा तो कोई फायदा नहीं, जितना मैं निकालने में खर्चा आ जाएगा उसका तो वो बिकेगा भी नहीं आयरन, कोई फायदा नहीं। मान लो 10 रुपये में मेरे को बेचना आयरन, 20 रुपया उसको मेरे को 20 रुपये लग गया उसको निकालने में, क्या फायदा, तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते। वो सब मिनरल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो कोई फायदा का नहीं है, तो हर मिनरल्स और नहीं बोल सकते इसके अकॉर्डिंग हम लोग। ठीक है, नॉर्मली और जो है वो पत्थर होता है, जैसे कि अलग अलग और रहता है, क्या क्या तो और का नाम था, छोड़ो बोलो, और का वो दूसरा चैप्टर में देखेंगे हम लोग। ठीक है, बट याद रखना जो ओर्स रहता है हम लोग मेनली अर्थ का क्रस्ट से मिलता है मिनरल्स, वही मिनरल्स को हम लोग और बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखो बस, और कुछ नहीं। मेटल्स कैन बी फ्री स्टेट में मिल सकता है, नॉर्मली अकेला मिल सकता है, जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, वो रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता बाबा, है ना, तो वो फ्री स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ रहते हैं
इन कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड के जैसे में मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिक्स रहेंगे ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ रहेंगे और इन ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ये लोग हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन जाता है किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है ना, कार्बन किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है, सल्फाइड किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है, और इनके फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। चलो आप देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरीज में निकालेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहला मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों का हो गया प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये हम लोग को फ्री स्टेज में मिल जाते हैं। बट कभी कभी तुम लोगों का ये जो है ना, क्या बोलते हैं, सिल्वर और कॉपर ऑल्सो फाउंड इन सल्फाइड और ऑक्साइड ओर, ठीक है। बहुत सारा मिलते हैं फ्री में भी, बहुत सारा हम लोगों को सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में भी मिलते हैं, ठीक है। कौन सा? तुम लोगों का सिल्वर और कॉपर। बट गोल्ड और प्लैटिनम प्योरली फ्री में मिलेंगे तुम लोग को बेटा, है ना, फ्री स्टेट में मिलेंगे तुम लोग को प्योरली, ठीक है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कौन कौन सा होते हैं? जिंक, आयरन, लेड, ये सब जो होते हैं तुम लोग का मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं। तो वो मेनली जो था अर्थ क्रस्ट में मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से। और जो होते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जैसे कि पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये लोग तो बिल्कुल भी तुम लोगों को खाली फॉर्म में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब कैसे कैसे सबके फॉर्म में मिल सकते हैं, मेनली 8 इनके फॉर्म में ही मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इनका एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। इधर से एक ओवरव्यू कर दे रहा हूं, ठीक है, फिर तुम लोगों को पूरा रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस है उसका, बताऊंगा कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, प्योर मेटल तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं कार्बाइड में, जो कार्बोनेट ओर में जो रहते हैं, ठीक है, उनको कैल्सिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। उस ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम लोग रिडक्शन कर लेते हैं और प्योरिफिकेशन कर लेते हैं, है ना। फिर सल्फाइड और जो रहता है उसको रोस्टिंग करेंगे, फिर उसको तुम लोगों को ऑक्साइड मेटल मिल जाएगा, और उस ऑक्साइड मेटल को हम लोग रिडक्शन कर लेंगे और प्योर फॉर्म ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा, प्योरिफिकेशन करके मेटल मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और लो रिएक्टिविटी जो होता है उसका सल्फाइड और रहेगा, सल्फाइड और को रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग मेटल मिल जाएगा और उसका रिफाइनिंग कर लेंगे, हो गया। देखो यहाँ ठीक से आप लोगों को खास समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक चीज बता दे रहा हूँ, एक चीज खाली याद रखना इसमें से, ऑक्साइड मेटल जो ऑक्साइड हो जाता है, मेटल का जो ऑक्साइड रहते हैं वो अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिले, क्या फॉर्म में था हम लोग का, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, मिडल जो था, मीडियम जो था, क्या बोलते हैं इसको, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, 3 फॉर्म में मिल रहा था हम लोगों को, क्या क्या, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, 3 फॉर्म में मिल रहा था। ऑक्साइड फॉर्म में अगर मिला तो बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो, रिडक्शन कर दो मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। बट कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में मिलता है तो उनको कैल्सिनेशन करना पड़ता है या फिर रोस्टिंग करना पड़ता है। रोस्टिंग भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, कैल्सिनेशन भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है, सब में ऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑक्साइड मिल जाएगा फिर आराम से रिडक्शन कर दो, मिल गया, ठीक है। अब चलो इसको देख लो और इसको याद रखो, ये मतलब कि ना क्या बोलते हैं, समराइज करने के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब समराइज करने से पहले उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसको तुम लोग आराम से समराइज करके याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। यहां देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी, एनरिचमेंट। उससे पहले थोड़ा सा एनरिचमेंट जान लो। एनरिचमेंट मतलब क्या, और मिलने से पहले ना हम लोग को मिलता है गैंज, गैंज बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी मिलने से पहले हम लोगों को मिलता है गैंज, मतलब कि गैंज एक ऐसा कंपाउंड बोल सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, या फिर जो भी बोल सकते हो। और का ऊपर में बहुत सारा इंप्योरिटी लगे रहता है, जैसे कि तुम्हारा सच एज सॉइल, सैंड, ठीक है, बालू वगैरह, मिट्टी वगैरह लगे रहेगा ना, तो उसको पहले साफ करेंगे ना, धो धा के साफ कर देंगे, उसका मस्त चमक गया, आप इसके से निकालेंगे मेटल। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगा, धो धाने साफ, सबका सब धोने धाने साफ नहीं होता, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग उसका भी रहता है प्रोसेस। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करने से पहले उसका इम्प्योरिटीज हटाना पड़ता है गैंज से, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंज फ्रॉम द ओर
आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंज एंड द ओर। अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको साफ करते हैं। कुछ रहेंगे सिर्फ ऊपर से मिट्टी विट्टी चिपका रहेगा, उसको धो दो आराम से निकल गया। कुछ कुछ रहते हैं सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, या फिर कुछ कुछ रहेंगे कि अंदर चिपके हुए रहेंगे। तो अलग अलग टाइप से उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। किसका? गैंज का। ठीक है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called ganj। ठीक है, समझ में आया? जो हम लोग अर्थ का क्रस्ट से निकालते हैं तो बहुत सारा मिट्टी विट्टी बालू उसमें लगा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैंज। ठीक है, उसको अलग अलग टाइप से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो गैंज का या फिर आप लोगों का क्या बोलते हैं ओर का प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, खाली धोने साफ हो जाता है तो अच्छी बात है, धो देते हैं खाली। लेकिन अगर धोने साफ नहीं होगा, कुछ रहता है बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा, धोने साफ नहीं होगा तो उसको अलग से वाइब्रेटर वगैरह आता है, वाइब्रेट कर देगा तो सब धूल टाइप से जड़ जाएगा। बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को जानना नहीं है, सिंपल सी बात है। अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि भाई इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है। हाँ, ऐसा ऐसा है, चलो इसको अलग टाइप से हम लोग प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। इससे ज़्यादा ना तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा ना और कुछ। ठीक है, खाली गैंज किसको बोलते हैं स्पेशली इसको याद रखना। ठीक है, जो सबसे पहले हम लोग को अर्थ से मिलता है तुम्हारा ओर से पहले, वो होता है गैंज। गैंज को प्यूरिफाई करके हम लोग को मिलता है ओर। अब ओर को हम लोग अलग अलग प्रोसेस में करते हैं और तब हम लोग को मिलता है मेटल, है ना। चलो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो में है, सबसे नीचे, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बहुत इजीली करते हैं। ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, अगर ऑक्साइड है बेटा, जैसे मैंने बोला था ऑक्साइड बहुत इजीली निकल जाता है। ऑक्साइड अगर रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर ऑक्साइड है तो बहुत इजीली आप उसको सिर्फ हीट कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, वो बात की बात है, लेकिन मेटल मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, बट अगर ऑक्साइड की जगह में कुछ और है, चलो ठीक है, ऑक्साइड के बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है सिनेबार, HgS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये क्या है? सल्फाइड के साथ मिला हुआ है ना, ऑक्सीजन के साथ नहीं है बाबू। अगर ऑक्साइड रहेगा यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ मिला रहेगा। अगर HgO है, HgO के फॉर्म में अगर आपको मिला है तो बहुत इजीली इसको आप सिर्फ हीट कर दो, मिल जाएगा। बट यहां पे मिला है आपको HgS, है ना, क्या है? मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड बोल सकते हो, है ना। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जिसको हम लोग रोस्टिंग भी बोलते हैं, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, देन रिड्यूस टू द मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। ठीक है, पहले हीट करेंगे एक्सेस ऑक्सीजन के फॉर्म में, मतलब कि दोनों हीट ही कर रहे हैं बाबू, हीटिंग दोनों में हो रहा है ना। बट यहां पर ऑक्सीजन का मात्रा पूरा बढ़ा देंगे, मतलब पूरा ऑक्सीजन दबा के उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, है ना, और हीट करेंगे। तो हीट होगा तो आपको मिल जाएगा Hg प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया, उसको साइड कर दो। ठीक है, बच गया Hg सॉलिड, HgO सॉलिड। ठीक है, तो HgO सॉलिड को नॉर्मली हीट कर दो। ठीक है, जैसे बोला था ना यहाँ पे, द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ और सिर्फ उसको हीट कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। तो वैसे ही HgO मिल गया आप लोगों को, यानी कि आपको सिर्फ हीट करना है और कुछ नहीं। आगे देखोगे बहुत सारा जितना भी रिएक्शन रहेगा ना, अगर आप लोगों को ऑक्साइड मिल गया है तो उसको सिर्फ हीट कर दो, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, मतलब कि प्यूरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, बट मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेटल मिल गया, Hg लिक्विड मिल गया, प्लस ऑक्सीजन मिल गया, निकल गया ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या क्या रिएक्शन करना है हम लोगों को। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन CuS। ठीक है, CuS है तो क्या करेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन के फॉर्म में उसको हीट कर देंगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर देंगे, मिल गया कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम लोग क्या डबल दे दिया यार, कॉपर ऑक्साइड को सिर्फ हीट करना रहता है। अच्छा, इधर कॉपर ऑक्साइड को इसके साथ हीट करेंगे। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा इसके साथ। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया और कॉपर अपने साथ बेचारा आ गया, है ना। तो पहले क्या किया हम लोग, कॉपर ऑक्साइड बना दिए फ्रॉम ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। कॉपर सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन कॉपर इज नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। देखो यहां पे थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है, बट वही सेम ही है करीब करीब। पहले ऑक्साइड बनाया है ना, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, फिर उसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म किया। अब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ ही गर्म किया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 बना दिया और कॉपर जो है वो मिलके कॉपर मिल गया, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मिडिल वाला जो रहता है किसमें मिलता है हम लोगों को मिलता है सल्फाइड में, कार्बोनेट में और ऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्साइड तो आराम से निकाल लोगे, बट हम लोग मेनली देखेंगे जब हम लोगों को ये मिलता है, किसमें मिलेगा, सल्फेट और कार्बोनेट में, तब हम लोग कैसे निकालते हैं। These are usually present as sulfide or carbonates in nature. It is easier to obtain metal from its oxide as compared to its sulfide or carbonates. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया तीन अलग अलग फॉर्म में मिलेगा तुम लोगों को, किसमें, सल्फेट, कार्बोनेट और ऑक्साइड्स में, ठीक है। ऑक्साइड में मिला बहुत इजीली निकाल सकते हो, बट सल्फेट और कार्बोनेट में दो अलग अलग प्रोसेस करने पड़ते हैं। ऑक्साइड्स में क्या होगा, एक ही प्रोसेस करेगा, उसको रिडक्शन कर देगा, निकल गया आप लोगों को, है ना। चलो तो हम लोग देखते हैं सल्फाइड में कैसे निकालेंगे और कार्बोनेट्स में कैसे निकालेंगे। सल्फाइड में क्या करते हैं ना, हम लोग रोस्टिंग करते हैं। जब सल्फाइड रहेगा तो हम लोग सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यह है तुम लोगों का रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या जानते हो, रोस्टेड चिकन क्या करते हैं, उसको जला देते हैं ना, वही। अब एयर में ऑक्सीजन तो रहता ही है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही रोस्ट कर देंगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रोस्ट कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, जला देंगे, हीट प्रोवाइड कर देंगे। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर बोल रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन बोल रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। देख रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हैं ना, मिल गया ना ZnO, है ना, जिंक ऑक्साइड मिल गया ना, और SO2 निकल लिया गैस के फॉर्म में, ठीक है। फिर द कार्बोनेट ओर्स आर changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is known as calcination, ठीक है। सिंपल सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट करेंगे तो रोस्टिंग, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड एयर मतलब एब्सेंस भी बोल सकते हो, लिमिटेड एयर भी बोल सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको हीट करते हैं तो उसको बोल देते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। देखो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है ना, है ना, कार्बोनेट फॉर्म में मिला है, जिंक कार्बोनेट ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन उसमें है, तो क्यों एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसमें देंगे, सिर्फ और सिर्फ CO2 उससे निकाल देते हैं। तो CO2 निकल गया और ZnO सॉलिड मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ZnO को दो अलग अलग फॉर्म में अगर हम लोग को मिलता है, अगर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है तो ऑक्सीडेशन कर देंगे और अगर या रोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग को कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है तो हम लोग उसका कैल्सिनेशन करके जिंक ऑक्साइड दोनों में निकालें। अब जिंक ऑक्साइड मिल गया, कोई टेंशन नहीं, उसको गर्म कर दो, मतलब हीट कर दो, आप लोगों को मिल जाएगा जिंक, है ना। अच्छा यहां पर हीट सिर्फ हीट नहीं करना है, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग को हीट करना है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एस कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ना दूसरा सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कार्बन जो होता है ना, मेटल को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन उससे निकाल देता है और खुद के साथ ले जाता है। देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक बन गया, है ना। एग्जांपल है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू द मेटालिक जिंक, ठीक है। तो ये तो है एक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि इसको देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख सकते हो, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे ना ऑक्सीजन को और अपनी जगह खुद घुस जाएंगे उसमें, खुद नहीं घुसेंगे, मतलब कि उसको निकाल के खुद ले जाएंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं अदर एलिमेंट्स में। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, sometimes displacement reaction can be
कैन ऑल्सो यूज, मतलब कि कुछ कभी कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेनली तो कार्बन का यूज करेंगे, कभी कभी अदर एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवाते हैं। जैसे कि हम लोग का देख लिए द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, etc आर यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि हुआ ना सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब क्या रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो हाई में है, हाई में मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अदर मेटल्स को क्या होते हैं ना, वो लोग डिस्प्लेस कर देते हैं। जो भी मेटल्स रहेंगे तुम्हारा क्या होते हैं ओर्स में, ठीक है, जो मेटल्स रहेंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे और खुद ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंगनीज है ना, मैंगनीज है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद के साथ ले जाएगा और मैंगनीज बेचारा अकेला रह जाएगा। यही तो चाहिए ना हम लोग को, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी देख लो, आयरन है, एल्यूमिनियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन को ले जाएगा, आयरन बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना। वही एग्जांपल के थ्रू व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, तो क्या होगा, मैंगनीज अकेला रह जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट निकल जाएगा, है ना। और वही आयरन जो है तुम लोगों का, आयरन जब एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हीट होता है, ठीक है, तो आयरन अकेला मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका जो है, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना बहुत ज्यादा, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका जो मेटल होता है ना वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है। जैसे कि प्लांट वगैरह में देखो ना, ये सब मेनली बहुत बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह में बनता है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ना एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो भयानक हीट तो रिलीज होता ही है, ठीक है, पूरा पिघल जाता है, मेटल जो होता है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और तुम लोग का जब आयरन देखते हो, यही आयरन को ना तुम लोग का रेल का पटरी वगैरह में यूज करते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as the टर्मिट रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है तुम लोग का रेल का पटरी, मतलब बहुत हैवी मेटल रहता है, हैवी लोहा वगैरह इससे बनता है, आयरन बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो टॉप में रहता है वो जो रहता है ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रिडक्शन देख रहे थे। जो भी मेटल्स था, जितने भी ओर्स थे, सबसे पहले क्या कर रहे थे, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद या तो उसको हीट करके मेटल बना दे रहे थे, या तो फिर उसको रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके उसको रिड्यूस कर दे रहे थे, है ना, उसका ऑक्सीजन निकाल दे रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। अब इसमें जो है टॉप में, ये तो खुद हाईली रिएक्टिव है, इसको क्यों कौन निकाल पाएगा, है ना। देख रहे थे हम, एल्यूमिनियम जो रहते थे वो हाईली रिएक्टिव होते थे, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, वो लोग रिएक्टिव होते थे ना, जिंक था ना, जो भी सोडियम पोटासियम जो भी थे ऊपर में हाईली रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर में थे वो लोग हाईली रिएक्टिव थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे, दूसरा मेटल्स को साइड कर, दूसरा ऑक्सीजन को साइड कर देते थे और मेटल को फ्री कर दे रहे थे। क्यों, उनका रिएक्टिविटी बहुत हाई रहता है, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। बट यहाँ पे जो रहते हैं टॉप में, जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी मेटल को हम लोग, टॉप वाले मेटल को जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो लोग ऑलवेज मतलब खुद ही वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें नहीं हो सकता। तब जाके इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अलग से प्रोसेस निकाला गया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। देखते हैं अभी उसके बारे में, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये लोग, ठीक है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देन, ठीक है, कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता बाबा। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, ठीक है। उनको मोल्टेन क्लोराइड फॉर्म में जब मिलता है, मोल्टेन मतलब समझ रहे हो, पिघला हुआ, मोल्टेन क्लोराइड फॉर्म में उसको क्या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब जाके हम लोगों को मिलता है क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारा चीज मिलता है, ठीक है। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड whereas द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। अब रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसका, इसको बहुत अच्छे से, चलो इसको बताऊंगा, ठीक है। यहां बोला है कहा गया मेटल्स जो है वो
कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो रहता है तुम लोग क्लोरीन वगैरह जो रहता है वो एनोड में जाके चिपक जाता है, ठीक है। ऐसे करके देखो, डोंट वरी, फिर से बताऊंगा अभी उसको, रिएक्शन थोड़ा सा देख लो। कैथोड में क्या होता है, Na+ रहेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ जाके चिपक के सोडियम बन जाएगा, और क्लोरीन में क्या होगा, नेगेटिव रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो Cl2 बन जाएगा। अब देखो इसको देखो, ये है तुम लोगों का मान लो मोल्टेन स्टेट ऑफ NaCl। मोल्टेन मतलब समझ रहे हो, पिघला हुआ है ना, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अब उसके आयंस जो है ना फ्री हैं। आयंस मोल्टेन फॉर्म में क्या होते हैं, कोई भी जो NaCl रहे, आयनिक कंपाउंड रहे, जो भी रहे, जब वो मोल्टेन स्टेट में रहते हैं या फिर पानी में मिले हुए रहते हैं तो क्या उनके आयंस फ्री रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, जहां मन करता है वहां जाते रहते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर ही बैटरी में करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यही है, ठीक है। जब इसमें बैटरी से करंट सप्लाई करेंगे तो क्या है ना, कैथोड में ना नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा नेगेटिव चार्ज, कैथोड जो रहेगा नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और एनोड जो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, है ना। तो अब जहां नेगेटिव चार्ज रहेगा वहां पर पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट हो जाएगा ना, है ना। तो ये मोल्टेन स्टेट में जो है हम लोग का NaCl, उसमें जो Na+ रहेगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव मतलब कि कैल्शियम आयन रहेगा वो जो नेगेटिव चार्ज का रहता है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ऐसे करके सारा का सारा क्लोरीन जो है यहाँ एनोड में जमा हो जाएगा, और सारा का सारा सोडियम जो है यहाँ पे, सॉरी Na+, बोलो वही सोडियम बोलो, एक ही बात है, जाके तुम्हारा कैथोड में जमा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां तो था एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना बाबा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बाद भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज वगैरह रह जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग, सॉरी प्यूरिफिकेशन बोला, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन नहीं, ठीक है। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोसेस कंटेनिंग इंप्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड बाय रिफाइनिंग, ठीक है। प्यूरिफिकेशन स्टार्टिंग में होता है। The most widely used method for refining impurities is electrolytic refining, सेम वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग को गेंज मिला था, उसको प्यूरिफाई किए थे, साफ सुथरा किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेटल मिला, हम लोग को जो भी ओर मिला, ओर से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब मेटल एक्सट्रैक्ट किए जो उसमें बहुत सारा प्रोसेस वगैरह से गया, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे इंप्योरिटीज रह जाता है। अब उस इंप्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, दोबारा से उसको रिफाइनिंग, ठीक है, दोबारा से उसको फाइन करेंगे, ठीक है। तो रिफाइनिंग जब करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे इंप्योरिटीज वगैरह उसमें भी रहता है, उसको भी साइड करना पड़ता है। अब प्योर मेटल हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। अब प्योर मेटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन तुम लोगों का प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक देख रहे थे ना, इलेक्ट्रोलिसिस, वही है, ठीक है। उसी को यूज करके हम लोग ये करते हैं रिफाइनिंग। अब कैसे करते हैं, देखो ये है तुम लोगों का एनोड, अबे लिखा एनोड, ये है तुम लोगों का कैथोड, है ना। इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, वाइट नहीं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये है एनोड, है ना, ये है कैथोड, ठीक है। एनोड में जो रहता है ना, इम्प्योर्ड मेटल जो रहता है ना, ठीक है, उसको यहां पे डाल देते, देख रहे हो पूरा मोटा सा है पूरा, ये है इम्प्योर्ड मेटल, है ना, जिसको हम लोग रिफाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और जिस चीज को हम लोग चाहते हैं, लाइक तुम लोगों का यहाँ पर क्या कुछ एग्जांपल दिया है, हाँ मान लो कॉपर दिया हुआ है ना, तो मान लो यहाँ पे हम लोग कॉपर का Cu जो है मेटल विथ इंप्योरिटीज जो है यहाँ पे, और ये भी है Cu मेटल, ठीक है। ये प्योर कॉपर है, ठीक है। हम लोग एक्सट्रैक्ट कॉपर का प्लेट लिए हुए हैं, ठीक है, ये प्योर वाला है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 सॉल्यूशन है, मतलब ठीक है, वही कॉपर सल्ट बोल लो, या फिर जो मेटल है, मेटल का सल्ट, जो भी मेटल तुम लोग को भी प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का सल्ट बोल देते हैं उसको, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में रहेगा, डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, ठीक है, पिघला हुआ है तो लिक्विड फॉर्म में है ये। तो जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें जो कॉपर है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कॉपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा ना, एक साथ तो रहेगा नहीं वो, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना उससे निकल जाता है, Cu+, Cu2+, 2+ ही रहता है, प्लस में नहीं रहता ये, ठीक है। इससे क्या है ना,
Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा जब, ठीक है, अब इसमें भी Cu2 प्लस बहुत सारा भरा पड़ा है, किसमें, लिक्विड में, है ना, सॉल्यूशन में CuSO4। तो इसका Cu2 प्लस जो है वो लिक्विड में चला जाएगा, ठीक है, और लिक्विड में जो Cu2 प्लस है सेम अमाउंट में इसमें चला जाएगा, Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस, ऐसे करके जाके उसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट इसमें से Cu2 प्लस इसमें मिक्स होगा, किसमें, लिक्विड में, उतना ही अमाउंट वो जाके जो मेटल है Cu का उसमें जाके चिपक जाएगा सॉल्यूशन से जाके, ठीक है। ऐसे दिखेगा, देखो ये वाला देख, पिघल के मतलब कि उसका मेटल जो है वो सब रिड्यूस होने लगेगा ना, है ना, तो वो जाके इसमें पानी में मिल जाएगा, ठीक है, पानी बोल रहा हूँ, CuSO4 सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। और CuSO4 सॉल्यूशन का जो जितना भी Cu प्लस था, Cu2 प्लस, वो जाके इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है, देख लो जमा हो गया ना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज भी बचता है, अब उसके अंदर क्या है, मेटल है, कुछ ना कुछ और भी रहता है ना इंप्योरिटीज, वो एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज जो रहता है ना, वो यहाँ आके नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड, मिट्टी, एनोड मड। ये मिट्टी बहुत बेटा बहुत कीमती होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे कि लाइक गोल्ड, सिल्वर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एज एनोड मड। मतलब इसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे इंप्योरिटीज रहते हैं बाबू, इसको भी फिर देखेंगे, अच्छे छानेंगे वानेंगे जो अच्छा रहेगा, गोल्ड वोल्ड। अब मिट्टी फिट्टी तो पहले ही निकाल दिए रहते हैं ना, तो वेस्ट का प्रोडक्ट मेरे ख्याल से रहता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, समझ में आया रिफाइनिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एनोड में क्या रहता है, इम्प्योर मेटल रहता है ना। कैथोड में क्या रहता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, जो मेटल हम लोग को चाहिए वही थिन स्ट्रिप एक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है, सॉल्यूशन जो रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, एग्जांपल CuSO4 सॉल्यूशन फॉर कॉपर, ठीक है। सेम मेटल, अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो AlSO4 रहेगा, ठीक है, उसका सेम सॉल्यूशन रहेगा। Cu रहता है और भी क्या क्या रहता है, ठीक है। जिस मेटल को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना रहता है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या रहता है, जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करें ना, अब यही इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हुआ, ठीक है। एट एनोड इम्प्योर मेटल जो रहता है, द मेटल्स डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। मेटल जो रहेगा आयंस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा, किससे, ये तुम लोगों का एनोड से, है ना। एट एनोड में होता है ना, ये प्रोसेस कहां पे होता है, एनोड में होता है। वो डिसॉल्व होने लगेगा, किसमें, तुम्हारा सॉल्यूशन में। डिसॉल्व जब होगा तो सेम अमाउंट, देखो कैथोड जो होगा, इक्विवेलेंट मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट रिड्यूस्ड एंड डिपॉजिटेड एज प्योर मेटल, ठीक है ना। उतना ही जितना अमाउंट ये, मतलब कि जितना पॉजिटिव आयन, सॉरी Cu2 प्लस आयन जो रहेगा तुम लोगों का क्या बोलते हैं, इम्प्योर मेटल से जाएगा सॉल्यूशन में, उतना ही सॉल्यूशन में से प्योर मेटल जाएगा तुम्हारा प्योर मेटल में, ठीक है। प्योर मेटल ऐसे से बनते जाएगा। उसमें इंप्योरिटीज क्या क्या रहता है, इंप्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एज एनोड मड, ठीक है, बता दिया इसको, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करके प्यूरिफिकेशन करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोजन, ये तुम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, डिग्रेडेशन, ठीक है। कोई भी जैसे घर, सबसे कॉमन एग्जांपल देख लो, घर में देखते हो लोहा जो है, ठीक है, लोहा रॉड वगैरह, उसमें क्या है ना, एयर और तुम लोग का ऑक्सीजन और वाटर का मॉइस्चर जिसको बोलते हैं हम लोग, मॉइस्चर वगैरह मिलके उसमें जंग लग जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। वो एक कोरोजन है, ठीक है। डिग्रेड हो रहा है, मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डैमेज होते जा रहा है, ठीक है। वैसे और भी होते हैं तुम लोग का, जैसे कॉपर हुआ, उसमें ग्रीन कोटिंग बन जाता है ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 CuOH2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर सिल्वर में अगर देखोगे, ठीक है, चांदी में जो काला कलर उसमें काला काला हो जाता है, देखो चांदी वगैरह जो देखो थोड़ा सा लो क्वालिटी का रहता है, जो बहुत जल्दी काला काला हो जाएगा, वो काला काला क्या है, वो बनता है सिल्वर ऑक्साइड दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अच्छा सॉरी सिल्वर ऑक्साइड नहीं रहता है, वो सिल्वर सल्फाइड रहता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर Al2O3 दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम जो रहता है उसके ऊपर में अगर ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं Al2O3 का,
ठीक है, वो बचा लेता है किसको, एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोजन से। चलो ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग मेटल्स में ना कोरोजन होता है, ठीक है, किसी में लाल पड़ जाएगा, कोई ग्रीन पड़ जाएगा, कोई काला पड़ जा रहा है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Al2O3 का अलग से एक लेयर चढ़ा देते हैं, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अच्छा, एल्यूमिनियम खुद से ऐसे फॉर्म कर लेता है, फॉर्म से थिन ऑक्साइड लेयर, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, आयरन का जो है रस्टिंग देखो ऐसा होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर मिल जाता है, बनाया जाता है FeOH3। अब वही FeOH3 जो है बाद में जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो बना देता है रस्ट, Fe2O3XH2O, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, ठीक है। इसको याद रखना, क्यों, ये क्वेश्चन पूछ जाता है डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कोरोजन इज द ग्रेजुअल degradation of metal due to the chemical reaction with air, moisture or other substances present in the environment, ठीक है। एनवायरमेंट में जो भी एयर, तुम लोगों का मॉइस्चर और अदर सब्सटेंसेस रहता है, उनके साथ मिलके मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन ऐसा करता है कि धीरे 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 मेटल को डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, खत्म कर देता है, धीरे धीरे डिग्रेड करते जाता है उसको, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। एग्जांपल देख लिया आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। बहुत सारा इसका अलग अलग तरीका है, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे कैसे बचा सकते हैं, पेंटिंग हुआ, ग्रीसिंग हुआ, ऑयलिंग हुआ, ये क्या करता है, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ग्रीसिंग वगैरह जानते हो, गाड़ी में जो ग्रीसिंग करते हैं, तुम्हारा कोई मशीन वगैरह में ग्रीसिंग करते हैं। पेंटिंग तो सबको पता है, घर पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। ऑयलिंग, जिसमें तेल उल डालते हैं, ठीक है। ये सब क्या करता है ना, कोरोजन से बचाता है, रस्टिंग नहीं होने देता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मतलब कोटिंग आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक, ऊपर से जिंक का परत चढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। टिनिंग मतलब कोटिंग ऑफ टिन, एक टाइप से ऊपर से टिन चढ़ा दिए, सब एक टाइप से पेंटिंग ही है, पोटिंग ही है, एक टाइप से पेंटिंग वेंटिंग जैसे कर रहे हैं ना, एक टाइप से वही ऊपर में एक एक लेयर चढ़ा दे रहे हैं। सबका लेयर चढ़ा देने तो क्या है, हवा में जो मॉइस्चर रहता है, जो ऑक्सीजन रहता है, वो क्या डायरेक्ट मेटल को हिट नहीं कर सकता, डायरेक्टली मेटल क्या होगा, रिएक्शन करेगा नहीं, किसके साथ, एयर या फिर मॉइस्चर के साथ, तो वो नहीं होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कि तुम लोगों का रस्टिंग वगैरह, कोरोजन वगैरह नहीं होगा, आराम से बच जाता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक होता है, ये भी एक टाइप से कोटिंग चढ़ाना ही होता है, कोटिंग विथ अनदर मेटल, एग्जांपल निकेल, क्रोमियम, ठीक है। ये बहुत इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है ना, बहुत सारा इसमें यूज होता है तुम लोगों का, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो होता है ना, सोना वाना के क्या होता है ना, कोई नॉर्मल मेटल रहेगा, उसके ऊपर सोना का परत चढ़ा देंगे, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है। एलॉइंग तो बहुत कॉमन एग्जांपल तुम लोगों का, बहुत अच्छा, जैसे कि तुम लोगों का स्टील बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। स्टील में क्या क्या रहता है, आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, निकल रहता है, दो तीन ऐसा मेटल को मिला के ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब कि ऐसा एक मेटल बना देते हैं जो कि बहुत अच्छा रहता है। लाइक आयरन में क्या रस्ट लग जाता है, तो उसका ये डिफेक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं, स्टील बन जाता है। घर में स्टील का बर्तन देखे ही हो, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप का एलॉयस रहता है, जैसे कि अमालगम हुआ, एन अलॉय मेड फॉर मर्क्यूरी एंड सम अदर मेटल, अमालगम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंज हुआ, तुम लोग कॉपर एंड टिन का जो होता है ब्रोंज होता है, ठीक है। ब्रास हुआ, कॉपर और जिंक जो हो गया वो ब्रास हो गया, ठीक है। समझ में आया, ब्रोंज, कॉपर एंड टिन, ब्रास, कॉपर एंड जिंक। चलो यहां तक तुम लोगों का जितना था, अभी चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक था। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह रहता है, ठीक है। तुम लोगों को रिवाइज करने में इजी होगा, और अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो आराम से तुम लोग दोबारा से उसको देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इसमें से कौन सा मेटल है बेटा, कार्बन तो नॉन मेटल है, सल्फर भी, सोडियम और फास्फोरस। सोडियम जो होगा तुम लोगों का मेटल होगा, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, स्टार्टिंग में ही पिंक ले लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है, साफ साफ दिख रहे हैं सबके सब नॉन मेटल ही है, तो सल्फर ही हो जाएगा ना, है ना। मेटल्स आर ग्रेजुअली डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली डैश गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, इसमें से कौन सा लिक्विड मेटल है, मर्क्यूरी, एक ही यूनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ, कौन सा है जो नाइफ से भी कट हो सकता है, वो है सोडियम, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर क्या होता है, डक्टिलिटी,
है ना। डक्टिलिटी के थ्रू मतलब कि उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो लंबा वायर में ही बन सकता है, ठीक है। चलो, नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होता है, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस नहीं, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है वो टूट जाता है, टूट जाता है ना। कैसे, बहुत आसान है। जैसे लाइक हड्डी, जब बुढ़ापे में, अभी तो हड्डी हम लोग का स्ट्रांग है, जब बूढ़े हो जाओगे हड्डी बहुत वीक हो जाता है, थोड़ा सा मारो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल, है ना। जैसे कोयला है, थोड़ा सा मारो टूट जाएगा, थोड़ा सा भी मारने से नहीं पड़ता, थोड़ा सा जोर से मारना पड़ता है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इसमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? सिल्वर। याद रखना, चांदी सबसे अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। बट उसको हम लोग यूज नहीं करते हम लोग, क्यों? बहुत महंगा आता है, ठीक है। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल नॉर्मली गुड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट मतलब कि ग्राफाइट को देख लो, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, इसमें से कौन सा मेटलॉइड है? मैं बताया था मेटलॉइड क्या होता है, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। स्टार्टिंग में तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाया था सिलिकॉन, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है ना। और नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है ना। एसिडिक ऑक्साइड बनाता है वो। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? गोल्ड। गोल्ड बेचारा रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वाइग्रोसली विथ कोल्ड वाटर, कौन सा है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है? सोडियम, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है बेटा, है ना। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म्स, देखो मेटल क्या था? बेसिक नेचर का था, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, बताया था मैं, बेसिक नेचर का नहीं है बाबू, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर भी शो करता है। और वो उसको ऐसे याद करने का था कि वो सल्ट देगा बट वाटर नहीं दे पाता। क्यों? वाटर देने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो है नहीं। जब ऑक्साइड बना लेता है तब उसके पास ऑक्सीजन आता है, वो वाटर देगा, ठीक है। तो फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ सल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये क्या है? जिंक क्या है? मेटल है। डाइल्यूट एसिड क्या है? एसिड है। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है ना। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी अरेंज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, और हम लोग देखे सबसे ऊपर में था क्या? के था ना, हेलिना, के सबसे ऊपर में के था। ये जो है पोटासियम होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा पोटासियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? पोटासियम होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख भी लेना, पोटासियम होगा। चलो, हाँ, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन सा होता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, कॉपर होगा, ठीक है। विच मेटल फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? देख रहे थे हम लोग, एल्यूमिनियम, है ना। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, आयरन को जब हम लोग जिंक के साथ कोट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गाल्वनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स आयरन, इसमें से कौन सा आयरन कंटेन करता है? स्टील। आयरन जो रहता है, स्टील जो रहता है, आयरन, निकेल और क्रोमियम से 300 मिलकर बना होता है, ठीक है। ब्रास और ब्रोंज भी था। चलो आगे देख लेंगे। द ग्रेजुअल ईटिंग अ वे ऑफ मेटल्स ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड ग्रेजुअल ईटिंग, यहां पर ईटिंग बोला है, खा जा रहा है उसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, है ना। मेटल को ईट कर लेता है, खा जाता है मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है ना। द रस्ट फॉर्म्स ऑन आयरन इज, रस्ट क्या था? FeO3xH2O, यही था ना रस्ट, ठीक है। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अब ये तो कॉमन है, पढ़ाया नहीं हो बट कॉमन है। एसेंशियल मतलब क्या? हम लोग को लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, कौन सा है? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये तो कॉमन चीज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर में पढ़ाया नहीं हो बट ये जरूर नॉर्मल समझ सकते हो इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, कौन सा थर्मोमीटर में यूज होता है? ये भी पढ़ाया नहीं बट यूज होता है मर्क्यूरी, सबको पता है, ठीक है। विच नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ये भी है क्लोरीन, ठीक है। ये सब चीज पढ़ाया नहीं हूँ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन? कॉपर एंड टिन का एलॉय कौन सा था? ब्रोंज। ब्रोंज था ना कॉपर एंड टिन का? ब्रास था, कॉपर और जिंक का। हाँ। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा फ्री स्टेट में मिलेगा बाबू? जो कम रिएक्टिव होगा, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होगा, गोल्ड। द नॉन मेटल्स यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैचेस, कौन सा था? ये भी पढ़ाया नहीं हो, बट मैच में मतलब कि माचिस जो नहीं रहता है उसमें नॉन मेटल कौन सा यूज होता है? फास्फोरस यूज होता है उसमें, ठीक है, जलने का काम में आता है। ठीक है, यहां तक था, ये तुम लोगों का आज तक हो गया। ठीक है, ट्राई तो क्या अच्छे समझाने का, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको शॉर्ट्स वगैरह बना के उसको समझाने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।